दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है बेबी पटेल। बेबी पटेल जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष के आसपास है। बेबी पटेल की शादी उसके माता पिता ने बड़े ही धूमधाम के साथ में एक बड़े ही अच्छे लड़के के साथ में कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी बेबी पटेल जिसकी उसके उस पति से बनती नहीं है, उसके बाद में वो अपने पति अपने ससुराल वालों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई मंजिल की तरफ निकल जाती है। लेकिन शायद बेबी पटेल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ में कुछ भयानक और कुछ भयावह हो सकता है। दरअसल जो बेबी पटेल थी, इसकी आगे चलकर बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी जाती है। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इस केस की तफ्तीश करती है, तहकीकात करती है, तो कुछ ऐसे राज खुलकर सामने आते हैं जिन राज के बारे में सुनने के बाद में पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों को भी आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आज के इस दौर में आखिरकार इंसान कैसी कैसी गलती कर जाता है। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से क्राइम की कहानी को लेके, क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, व्यूज़ भले ही नहीं आ रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के साथ में रेगुलर हूं तो अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं और आप लोग मुझे वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसा पहले प्यार करते थे। तो चलते हैं फिर सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। और इसी मुरादाबाद के अंदर एक थाना लगता है, मझोला थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, बिशनपुर गांव। और इसी बिशनपुर गांव के रहने वाले हैं तौफीक राजा, जिनकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास और ये पेशे से किसान हैं। बात कर रहा हूं मैं 3 फरवरी सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास की। जो तौफीक होते हैं ये अपने खेत के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही तौफीक राजा अपने खेत पर पहुंचते हैं तो सामने का दृश्य देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल इसी तौफीक राजा के खेत पर एक महिला की अधजली डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब तौफीक राजा इस बात की सूचना तुरंत गांव के लोगों को दे देते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव की जो भीड़ होती है तौफीक राजा के खेत पर एकत्रित हो जाती है। और उसके बाद में तुरंत इस बात की सूचना मझोला पुलिस थाने में दे दी जाती है। अच्छा, पुलिस की जो टीमें होती हैं तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक पुलिस वहां पर पहुंची थी वहां पर बहुत सारे लोग आ चुके थे। जैसे तैसे कर पुलिस उस भीड़ को एक साइड करती है, उस डेड बॉडी को चेक करती है। तो चेक करने के बाद में पुलिस पाती है कि ये जो महिला है, इसकी जो बॉडी है वो आधे से ज़्यादा जल चुकी है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इस महिला की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास रही होगी, जिसके पाँव में बिछियाँ पड़ी हुई हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि शायद ये महिला शादीशुदा है। इसलिए पुलिस वाले सबसे पहले घटना स्थल पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे ही लोगों से इस महिला के बारे में जानकारी जुटाते हैं। क्या तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस महिला को जानता है? लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, इत्तेफाक कहें या फिर पुलिस की बदकिस्मती, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये क्लेम कर पाता कि हाँ वो इस महिला को जानता है। आस पड़ोस के तमाम गांवों में सूचना भिजवा दी जाती है, लेकिन जितने भी गांव आस पड़ोस के थे वहां से ना तो कोई महिला लापता थी और ना ही किसी के मिसिंग कंप्लेंट पुलिस थाने के अंदर दर्ज कराई गई थी। लिहाजा पुलिस इस केस में आगे बढ़ती है। सबसे पहले इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करती है और इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अच्छा, ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि कम से कम इस मरने वाली महिला की पहचान हो सके। क्योंकि अगर मरने वाली महिला की पहचान नहीं होगी तो पुलिस को कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलेगा जिससे पुलिस इस केस की तफ्तीश कर सके। क्योंकि अगर मरने वाले की पहचान हो जाती है तो उसके घर से कुछ ऐसा एंगल, कुछ ऐसा संदिग्ध मिल जाता है जिससे इस केस के या फिर किसी भी केस को सुलझाने में पुलिस को बड़ी हेल्प मिलती है। लिहाजा पुलिस अब इस डेड बॉडी के जो फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किए थे उनको तमाम जगहों पर इश्तिहार के तौर पर चिपकवाती है। आस पड़ोस के तमाम जो थाने होते हैं उन तमाम थानों में सूचना भिजवाती है कि किसी भी महिला की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज कराने आए तो सीधा इस बात की सूचना मझोला थाने में दीजिएगा। अब पुलिस इंतजार करती रहती है और लगभग 4 दिन का लंबा समय गुजर जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास में इस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंची थी। अब 4 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी जब पुलिस के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है तो उसके बाद में पुलिस इस महिला के फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती है।
जो व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, फेसबुक ग्रुप रहते हैं, उनमें सब जगह पर ये सूचना दे दी जाती है कि इस तरीके की एक महिला है, उसकी डेड बॉडी मिली है। और कोई भी अगर इस महिला को पहचानने वाला हो तो वो मझौला पुलिस थाने में आए, डेड बॉडी को क्लेम करे और डेड बॉडी लेके चले जाए। लिहाजा पुलिस इन सारी चीज़ों में व्यस्त थी। इसी बीच में एक व्यक्ति पुलिस के पास में आता है और ये व्यक्ति बताता है कि उसका नाम है अजीत सिंह, जो कि पास ही के गांव का रहने वाला है, खुशहालपुर का। और इसी खुशहालपुर में एक डॉक्टर है जिनका नाम है अजय बोस। और साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेड बॉडी है, जो आपने फोटोग्राफ्स सर्कुलेट किए हैं, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि साहब ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जो डॉक्टर अजय बोस हैं उनकी पत्नी बेबी बोस की है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात में। लिहाजा पुलिस वाले भी कोई चांस लेना चाहते नहीं थे। एक ही क्लू पुलिस वालों को मिला था, इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि एक हवलदार जाएगा और नाम बदल कर वहाँ पर डॉक्टर से कुछ पूछताछ करेगा, और अगर कुछ चीज़ें संदिग्ध मिलेंगी तो फिर डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले एक हवलदार को, जो अजय बोस डॉक्टर थे, उनके क्लिनिक पर भेजती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो हवलदार होते हैं वो भी अपनी पर्ची कटाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अब जब हवलदार का नंबर आता है तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या बात है। तो हवलदार कहते हैं कि साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है और उसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठा है। मैंने सुना है कि साहब आपकी जो पत्नी बेबी बॉस है वो महिलाओं को देख लेती है। आप ऐसा कर दीजिए कि जो आपकी पत्नी बेबी बॉस है उसको मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वो मेरी पत्नी को देख सके, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि आप चल जाइए। लेकिन जो डॉक्टर अजय बोस होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल उनकी जो पत्नी है वो उसके पैतृक गांव कुशीनगर गई हुई है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी पत्नी को जाकर देख सकूं। लिहाजा हवलदार वहां से चला तो आता है, लेकिन आने के बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं उनको बताता है कि साहब जो अजय बोस हैं उनकी जो पत्नी है वो कुशीनगर गई हुई है, ऐसा मुझे अजय बोस ने बताया। लेकिन उनके चेहरे की जो रंगत थी, उनके चेहरे का जो हाव भाव था, उसे देखकर मुझे बिल्कुल यकीन है कि साहब उनकी पत्नी कुशीनगर नहीं गई है, बल्कि डॉक्टर अजय बोस हम लोगों से कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरीके की सूचना जब पुलिस पाती है तो उसके बाद में पुलिस एक टीम का गठन करती है और उसके बाद में उस डॉक्टर अजय बोस के पास जाने का फैसला करती है। पुलिस की एक टीम डॉक्टर अजय बोस के पास पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में डॉक्टर अजय बोस से उसकी पत्नी बेबी बोस के बारे में जानकारी जुटाती है। अब जैसे ही डॉक्टर अजय बोस ये देखता है कि पुलिस क्यों जानकारी जुटा रही है, डॉक्टर अजय बोस की चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताने लगता है। लेकिन पुलिस बहुत अच्छे से समझ रही थी कि डॉक्टर अजय बोस झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस डॉक्टर अजय बोस को उठाती है और उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में डॉक्टर अजय बोस से पूछताछ की जाती है। अब थोड़ी देर डॉक्टर अजय बोस से पूछताछ की जाती है, थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को घुमा लेता है, लेकिन उसके बाद में अंततः ये टूटता है और टूटने के बाद में कहता है कि साहब मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल मैंने उसकी हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद में मैंने उसकी डेड बॉडी को एक गेहूं के खेत में ले जाकर फेंक दिया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है, डॉक्टर अजय बोस को अपने साथ लेकर मोर्चरी पहुंचती है और वहां पर ले जाने के बाद में उसको वो महिला की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो 3 फरवरी को सुबह 9 बजे के आसपास मिली थी। अब डॉक्टर अजय बोस जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, शनाख्त कर लेता है। अब पुलिस डॉक्टर अजय बोस से सख्ती से पूछताछ करती है और पूछती है कि अच्छा ये बताइए कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। अब डॉक्टर अजय बोस पुलिस की जब ये बात सुनता है और उसके बाद में जो सच्चाई बताता है तो कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जिसे सुनने के बाद में खुद पुलिस वालों के भी होश गुम हो जाते हैं। दरअसल जो अजय बोस था, पुलिस को जब ये कहानी सुनाता है तो अजय बोस कहता है कि साहब मेरा असली नाम अजय बोस नहीं है। दरअसल जो अजय बोस था ये कोई हिंदू समुदाय से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि इसका नाम था मुबारक अंसारी, जो कि एक मुस्लिम था और नाम बदलकर ये यहीं पर खुशहालपुर के तिगड़ी गांव में रह रहा था। दरअसल मुबारक अंसारी जिसने महज 12th तक की पढ़ाई की थी और इंटर की पढ़ाई करने के बाद में इसके जो पिता होते हैं समीर अंसारी, वो इसको एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर के तौर पे लगवा देते हैं। वहाँ पर ये सुई लगाने से लेकर छोटी मोटी दवा देने की थोड़ी बहुत नॉलेज लेता है और उसके बाद में अपना खुद का क्लिनिक खोल लेता है। जब ये अपना खुद का क्लिनिक खोलता है तो उसके बाद में इसकी पड़ोस की रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है रुखसाना, उसके साथ में इसके नाजायज़ रिश्ते हो जाते हैं। रुखसाना जो कि पहले से शादीशुदा थी और उसके पति सऊदी में रहकर काम करते थे, अच्छा खासा पैसा था रुखसाना के पास में, तो अक्सर वो रुखसाना दिल खोल कर इसी मुबारक अंसारी के ऊपर अपने पैसे खर्च किया करती थी। बताया ये भी जाता है कि मुबारक अंसारी ने रुखसाना से 3.5 लाख रुपए कर्जे के तौर पर ले लिए थे।
हालांकि रुखसाना बाद में मुबारक अंसारी से जब अपने पैसे मांगती है तो मुबारक अंसारी मना तो नहीं करता है, लेकिन टाल मटोल करता रहता है। अब इसी बीच में जब मुबारक अंसारी के पिता समीर अंसारी को ये पता चलता है कि उसके बेटे की एक शादीशुदा महिला के साथ में संबंध है, तो वो तुरंत अपने बेटे की शादी करने का फैसला करते हैं और उसके बाद में एक शमा परवीन नाम की लड़की के साथ में मुबारक अंसारी की शादी कर दी जाती है। अब मुबारक अंसारी की शादी शमा परवीन से हो तो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुबारक अंसारी अपनी पहले वाली प्रेमिका रुखसाना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इधर पत्नी के साथ भी रह रहा है, पुरानी प्रेमिका के साथ भी रह रहा है, और इसी बीच में इसकी मुलाकात होती है बेबी पटेल से। बेबी पटेल जो कि पहले से शादीशुदा है और इसकी एक बेटी भी है। अब बेबी पटेल से मुलाकात होती है, इससे इसके रिश्ते बनते हैं। हालांकि बेबी पटेल और मुबारक अंसारी दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि हम लोग शादीशुदा हैं और हम लोग अलग अलग जाति समुदाय से भी बिलोंग करते हैं, और ये दोनों इतना प्यार करने लगे थे एक दूसरे से कि किसी भी हाल में ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन इनके लिए ये मुश्किल ये थी कि इनकी शादी समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लिहाजा उसके बाद में एक दिन मुबारक अंसारी बेबी पटेल को लेकर फरार हो जाता है। अब जैसे ही इस बात की सूचना बेबी पटेल के परिवार वालों को चलती है, वो तुरंत पुलिस थाने में जाकर इस बात की कंप्लेंट लिखाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब इस तरीके से एक डॉक्टर है जिसका नाम मुबारक अंसारी है, वो हमारी बिटिया बेबी पटेल को किडनैप करके ले गया है। हालांकि पुलिस वाले जब ढूंढते हैं उसके बाद में बेबी पटेल और मुबारक अंसारी को बरामद कर लेते हैं। मुबारक को जेल भेज दिया जाता है और बेबी पटेल को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बेबी पटेल अपने ससुराल पहुंचती है, उसके जो पति प्रदीप होते हैं वो तुरंत बेबी पटेल को तलाक दे देते हैं। दोस्तों, कोई भी पत्नी अगर भागेगी और भाग के दोबारा पति के पास जाएगी तो क्या वो उसको पनाह देगा? ये पत्नियों को भागने से पहले सोचना चाहिए। लिहाजा बेबी पटेल की तलाक हो जाती है। उसके बाद वो अपने मायके आके रहने लग जाती है। इधर जो मुबारक अंसारी था ये बेल पर छूटकर बाहर आता है और उसके बाद में फिर से बेबी पटेल से मुलाकात करता है। अब बेबी पटेल मुबारक अंसारी ना कि मुलाकात करते हैं बल्कि एक दूसरे से फिर से मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं और इस बार ये फैसला करते हैं कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए। फिर से ये लोग भागते हैं और मुरादाबाद के मझोला थाने में पहुंचते हैं और वहीं से खुशहालपुर के जो तिगड़ी गांव है वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर रहने लग जाते हैं। अब मुबारक अंसारी जिसके पास में डॉक्टरी की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, इसलिए कहीं से फर्जी डिग्री खरीदता है और उसके बाद में इसी इलाके के अंदर एक क्लिनिक खोल लेता है, जिस क्लिनिक पर बहुत सारे ग्राहक आने लग जाते हैं और इसका काम जो था वो जोरों शोरों से चलने लग जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद में मुबारक अंसारी और बेबी पटेल ये दोनों रहने तो लगे थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में जो मुबारक अंसारी था इसने अपनी पहले वाली पत्नी शमा परवीन को नहीं छोड़ा था। इधर बेबी पटेल से ये शादी कर चुका था, उधर अपनी पत्नी शमा परवीन से भी मुलाकात करता था, यानी ये दो नावों पर सवार था। इधर मुबारक अंसारी इस बेबी पटेल से ये कहता है कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए, लेकिन जो बेबी पटेल थी वो कहती है कि मैं क्यों मुस्लिम धर्म अपनाऊं, तुम भी तो अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरा धर्म अपना लो। लिहाजा उसके बाद में जो मुबारक अंसारी था ये बेबी पटेल के धर्म यानी कि हिंदू धर्म में आ जाता है और अपना नाम रख लेता है अजय बोस। ना कि ये अपना नाम अजय बोस रखता है बल्कि बेबी पटेल का भी नाम पटेल से हटाकर बोस लगा देता है, यानी कि बेबी पटेल। और उसके बाद में ये दोनों बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। अच्छा, मुबारक अंसारी जो कि पेशे से एक डॉक्टर था, इसके डॉक्टरी से इसका हाथ भी अच्छा था, जो भी आते थे उनको इसकी दवा से फ़ायदा होता था, तो इलाके में इसका नाम रुतबा और वर्चस्व हो चुका था, लोग इसकी इज्जत कर दिया करते थे। लेकिन जो अजय कहें या फिर मुबारक अंसारी, ये अपनी आदत से कुछ इस कदर मजबूर था कि यहाँ पर भी इसके किसी महिला के साथ में नाजायज़ रिश्ते बन जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अक्सर अब ये अपने घर लेट जाने लगता है। अब जैसे ही बेबी बॉस को ये बात पता चलती है कि उसका पति लेट आता है तो वो इस बात की तहकीकात करती है। वो जानना चाहती है कि आखिरकार लेट आने के पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह हैं। और जब वो पता लगाती है तो उसको पता चलता है कि उसके पति अजय बोस के किसी महिला के साथ में नाजायज़ रिश्ते हैं। वो इस बारे में अपने पति से बात करती है और इस बात का साफ साफ विरोध करती है, लेकिन जो अजय बोस उर्फ मुबारक अंसारी था वो इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। अब इस बात को लेकर जब लगातार झगड़े होते रहते हैं तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है, जो अजय बोस उर्फ मुबारक अंसारी था ये अपनी पत्नी बेबी बोस के ऊपर हाथ तक उठाने लग जाता है। अच्छा, डॉक्टर अजय बोस ये बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी को इस बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो पत्नी के ऊपर अपना मर्द वाला रुतबा दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन जो बेबी बॉस थी ये पूरी तरीके से इस बात पर अड़ चुकी थी कि तुम्हें उस महिला के साथ में रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे, और अगर तुम रिश्ते खत्म नहीं करोगे तो जान लो मैं पुलिस थाने जाऊंगी और पुलिस थाने जाने के बाद में तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करूंगी,
जिसकी वजह से तुम समझ लेना कि तुम्हें किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब डॉक्टर जब अजय बोस ये बात सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद अब वो फंस चुका है। अब अगर या वो प्रेमिका को छोड़े, पत्नी के साथ ठीक से रहे, लेकिन वो प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अगर वो बेबी बॉस को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद में वो ऐसा ही करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत वो अपनी पत्नी बेबी बॉस को लेकर कुशीनगर के लिए निकलता है, अपने पैतृक गाँव। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में इसे मौका ही नहीं मिलता है कि ये अपनी पत्नी की हत्या कर सके। इसलिए 8 दिन वहाँ पर रुकने के बाद में ये वापस से अपने गाँव जहाँ पर ये रह रहा था वहाँ आ जाता है। और उसके बाद में 1 फरवरी साल 2026 को जब ये क्लिनिक जाता है और क्लिनिक से देर रात लौट कर आता है, इसी बात को लेकर इसके और इसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो उसके बाद में ये अजय बोस उर्फ मुबारक अंसारी एक रस्सी लेके आता है और उस रस्सी को जब तक उसके गले में डालकर खींचता है कि जब तक उसकी पत्नी की मौत नहीं हो जाती है। अब जब बेबी बॉस की मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये अगले दिन यानी कि पूरी रात उस डेड बॉडी के साथ ही रहता है और अगले दिन उसकी डेड बॉडी को बेड पर ही छोड़कर अपने क्लिनिक चला जाता है। दिन भर वहाँ पर मरीजों को देखता है, उसके बाद देर रात घर लौट कर आता है और इस बार लौट कर आने के बाद में ये एक कंबल में उसकी डेड बॉडी को लपेटता है रस्से से और उसके बाद में रात के अंधेरे में ये अपनी बाइक पर एक ट्यूब से कसकर ये पहुंच जाता है मझौला के जो बिशनपुर गांव है उसी गांव में, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर ले जाने के बाद में जंगल में उस डेड बॉडी को पेट्रोल छिड़कर आग लगाता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। इस डॉक्टर अजय बोस उर्फ मुबारक अंसारी का ये मानना था कि जो बेबी बॉस है उसके फैमिली वाले भी कौन सा उसकी खैर खबर ले रहे हैं, फैमिली वालों से कोई ताल्लुकात है नहीं तो कोई पता कर नहीं पाएगा। लेकिन शायद ये उसकी भूल थी। कोई भी क्राइम दुनिया में ऐसा नहीं है जो परफेक्ट क्राइम हो। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय और आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उन कमियों को दूर कर पाऊंगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई जी, हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं, कहानी पुरानी है, हम सुन चुके हैं, पहले भी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है। हाँ, ये कहानी मैंने ही सुनाई थी लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ अपडेट थी इसलिए दोबारा से कवर करना पड़ा। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे मेरे छोटे भाई। तो हसीब जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़े भाई। विनोद उपाध्याय लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत ही दुखी है, अल्लाह खैर करे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी गुड जॉब ऑफ, अल्लाह खैर करे, ऑफ लक। तो मंसूरी भाईजान जी मेरे भाई शुक्रिया। रशपाल है, लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, तो भाई शुक्रिया आपका। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कैसे हैं आप भाई? आप कोई भी काम सब्र और मेहनत मांगता है, आप थोड़ा सब्र रखें, थोड़ी मेहनत और करें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जी भाई शुक्रिया आपका। परवेज़ हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं ऑलवेज डेली लाइक एंड कमेंट, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आजकल टाइम में बस एक ही रिश्ता सेफ है और वो है खुद से खुद का रिश्ता। शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक जी नमस्कार सर जी, आपका कहानी आने लगा है, सुनने को भी मिलने लगा है। अब रोज़ आपका इंतज़ार ही रहेगा, आपकी कहानी आते ही मेरे मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी यही आपका प्यार है जो मुझे आपके लिए आपकी तरफ खींच लेके आया है। जस्ट क्राइम केस हैं, लिखते हैं ब्यूटीफुल ब्रदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। सुनील शर्मा लिखते हैं जय हिंद भाई, अच्छी रिप्रेजेंटेशन है भाई, तो शुक्रिया आपका। सुल्तियागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्तियागी शाहनापुर शहर से सुनते हैं, शुक्रिया। इरशाद मंसूरी लिखते हैं इस कहानी से ये पता चलता है कि अपने करीबी नात रिश्तेदार को अपने भाई बहन की खबर जल्द से जल्द लेनी ज़रूर चाहिए। मंसूरी भाईजान, शाकिब फरहान और मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं हेलो भाई, आप ये स्टोरी पहले सुना चुके हैं? हाँ मैंने सुनाया था। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं। फरजाना सिद्दीकी हैं और नसीर अहमद है, तो ये कुछ कमेंट्स हैं। और नसीर अहमद लिखते हैं शाबिज भाई आपके यहाँ गर्मी कैसी है? तो गर्मी अभी इतनी खास नहीं है, उत्तराखंड के अंदर वैसे गर्मी पड़ने लगी है लेकिन अभी उस चरम पर गर्मी नहीं पहुंची है जिस चरम पर इस समय तक पहुंच जाती थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी सोचें अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।